लीजिए, आज मेरे साथ सुनिए आप कहानी का भाग 7। अब इस भानगढ़ के अस्तित्व पे संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। आज के अद्भुत संयोग वाली अमावस्या की रात की तैयारियों में जहां काली शक्तियों के सम्राट जिंग फू ने इस भानगढ़ के ऊपर अपनी पूरी तिलिस्मी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, और दूसरी तरफ शाही मेहमान खाने के उस कक्ष में गुप्त तहखाने में उस काली शक्ति के सम्राट जिंग फू के तिलिस्मी शक्ति के विरुद्ध राजपुरोहित और रानी कनकप्रिया मिलकर जिंग फू के प्रयासों को विफल करने में लगी हुई थी। लेकिन अब उस नकाब वाली रहस्यमय औरत को ये आभास हो रहा था कि शायद उस तहखाने का राज जानकर उनकी इस योजना को विफल करने में लगा हुआ था। उस तहखाने में ताजे खून की बूंदें जमीन पे टपकी हुई देखकर उस नकाब वाली रहस्यमय औरत की हालत और भी बिगड़ती चली जा रही थी। वो अब जल्द से जल्द तहखाने से निकलना चाह रही थी। जैसे ही वो नकाब वाली रहस्यमय औरत उस कमरे से बाहर निकल रही थी कि अचानक उसके सामने राजपुरोहित खड़ा हो गया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसकी धड़कनें काफी बढ़ी हुई थी। राजपुरोहित के दाहिने बाह में एक सफेद पट्टी बंधी हुई थी और सफेद पट्टी खून से सनी हुई थी। राजपुरोहित की ऐसी हालत देखकर वो नकाब वाली औरत काफी घबराने लगी। ऐसा लग रहा था शायद किसी ने उस राजपुरोहित के ऊपर हमला किया हो। वो नकाब वाली रहस्यमय औरत उस राजपुरोहित से कुछ पूछती कि उससे पहले ही उस राजपुरोहित ने अपने हाथ जोड़कर उस नकाब वाली रहस्यमय औरत से कहा। उस शख्स ने सेनापति भान सिंह का वेश धारण करके इस तहखाने के अंदर प्रवेश किया था। एक पल के लिए तो मैं भी चकमा खा गया था, लेकिन मेरी इस दिव्य आंखों से कोई भी मायावी अपना भेष बदलकर मुझे चकमा नहीं दे सकता। उसने अचानक से मुझ पर हमला किया। मैंने किसी तरह अपना बचाव किया, लेकिन उसकी तलवार मेरी दाहिने बाह को छूती हुई निकल गई। किसी तरह मैंने उन पे अपना काबू पाया। मैंने उसे कैद करके एक खंबे से बांध दिया है। वो अपने वास्तविक रूप में आ चुका है। उसको भी काली शक्तियों के सम्राट जिंग फू ने ही भेजा था। अब हमारे पास समय काफी कम बचा है। स्थिति काफी बिगड़ती चली जा रही है। काली शक्तियों के सम्राट जिंग फू ने अपना पूरा दम इस भानगढ़ के पीछे लगा दिया है। हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वो बार बार आज के इस अनुष्ठान को भंग करने के लिए अपनी पूरी शक्तियां लगा रहा है। उसने इस अमावस्या के लिए पिछले 25 सालों का इंतजार किया है। किसी भी तरह आज की रात ये पूजा सही तरीके से हो जाए, बस। उसके बाद वो राजपुरोहित थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो गया। महारानी, आप मेरी चिंता ना करें। आपको बस ये याद रखना है, किसी भी तरह वो चूर्ण जो मैंने आपको दिया है उसे राजा भान सिंह के खाने वाली शाही खीर में मिलाकर खिला देना है, और बहुत ही सावधानी से औरों की नजरों से बचाकर इस तहखाने में आ जाना है। हर एक साल की तरह राजा भान सिंह आज के रात्रि भोज ग्रहण करने के बाद सारी प्रजा को रात्रि भोज करवाएंगे, और जब सारी प्रजा भोजन कर लेगी उसके बाद ही वो शाही खीर खाएंगे। और राजा भान सिंह को वो शाही खीर खिलाने के बाद सारी प्रजा में वो खीर बांटी जाएगी। राजा भान सिंह वो शाही खीर खाने के तुरंत बाद अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए चले जाएंगे। हाथ जोड़कर रानी कनकप्रिया ने उस राजपुरोहित से कहा, अब इस भानगढ़ का अस्तित्व आप ही के हाथों में है। राजपुरोहित ने कनकप्रिया को अपने पीछे आने को कहा। राजपुरोहित रानी कनकप्रिया को लेकर एक दूसरे कमरे में लेकर आ गया। वहां उस कमरे में आज रात की पूजा अर्चना की
पूरी तैयारियां कर ली गई थी। उसी कमरे से सटा हुआ एक कमरा और भी था, जहां खंबे से सेनापति संबल सिंह का रूप धरकर जो शख्स राजपुरोहित के ऊपर हमला किया था वो बंधा हुआ था। राजपुरोहित और वो नकाब वाली औरत को देखकर वो शख्स जो उस खंबे से बंधा हुआ था वो जोर जोर से हंसने लगा। अचानक से हंसने के बाद वो बोला, पूरे भानगढ़ पे काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू का अधिकार होगा। कोई भी नहीं बचा सकता इस भानगढ़ को सम्राट जिंगफू से। तू क्या समझ रहा है? इस तहखाने से इस भानगढ़ को बचा लेगा? सम्राट जिंगफू को सारी जानकारी पता चल रही होगी कि इस तहखाने में उसके षड्यंत्र के खिलाफ कैसी तैयारियां चल रही है। तू नहीं बच सकता सम्राट जिंगफू के हाथों से, और न ही इस भानगढ़ का राजा बचा सकता है अपने इस भानगढ़ को। उसकी बातें चुपचाप वो राजपुरोहित और वो नकाब वाली रहस्यमय औरत सुनती रही थी। अचानक से राजपुरोहित ने उस शख्स से कहा, तू क्या समझ रहा है? तेरे आका जिंगफू का तिलस्म कोई तोड़ नहीं सकता। तेरे आका जिंगफू ने तेरे से पहले नकाब वाली रहस्यमय औरत और फिर मायावी सैनिक अग्रसेन को भेष बदलकर मेरे पास भेजा था मुझे मरवाने के लिए, और उसके बाद तुझे सेनापति संबल सिंह के भेष में इस भानगढ़ में भेजा है। सैनिक अग्रसेन के बहरूपिये को तो ठिकाने मैं लगा चुका हूं। अब तुम दोनों भी मेरी गिरफ्त में हो, और जहां तक तुमने ये बात कही कि इस तहखाने में हो रही सारी घटनाओं की जानकारी तुम्हारे आका जिंगफू को हो रही है, तो तुम्हें इस बात का बहुत बड़ा भ्रम हो रहा है। शाही मेहमान खाने के नीचे का बना हुआ ये तहखाना तेरे आका जिंगफू की कितनी भी शक्तिशाली आंखें हो वो भेद कर तहखाने के अंदर क्या घटनाएं घट रही है वो नहीं देख सकता। ये पूरा तहखाना मेरे अब तक किए गए सिद्धि मंत्रों के द्वारा चारों तरफ से बांधा गया है। तेरा आका जिंगफू जो भी देख रहा होगा वो उस शाही मेहमान खाने के इस तहखाने के ऊपर ही देख रहा होगा। यहाँ क्या चल रहा है उसकी जरा सी भी भनक उसे नहीं होने वाली। अब मेरे पास उतना समय भी नहीं कि तेरी फिजूल की बातें सुनता रहूं। इतना कहने के बाद वो राजपुरोहित एक कपड़े से उस शख्स का मुंह लपेटने लगा। उस शख्स के मुंह पे कपड़ा बांधने के बाद राजपुरोहित और रानी कनकप्रिया उस कमरे से निकलने लगे। दूसरी कमरे में जाकर उस राजपुरोहित ने रानी कनकप्रिया को आज अमावस्या रात के आगे की रणनीति बताने लगा। अब तक तो ये पता चल ही चुका था कि इस अमावस्या का इंतजार काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू कितनी बेसब्री से कर रहा था। कुछ हद तक ये भी रहस्य से पर्दा उठ चुका था कि वो नकाब वाली रहस्यमय औरत, वो सैनिक अग्रसेन और सेनापति संबल सिंह भी उसी काली शक्तियों के सम्राट जिंगफू के द्वारा ही भेजे गए मायावी ताश के पत्ते थे, और उसे सही समय से राजपुरोहित और महारानी कनकप्रिया ने मिलकर उन सभी को ठिकाने लगाकर खुद रानी कनकप्रिया उस नकाब वाली रहस्यमय औरत की जगह ले चुकी थी। उस तहखाने के एक कमरे में मायावी संबल सिंह का रूप लेने वाला शख्स बंधा हुआ था, और दूसरे कमरे में नकाब वाली उस रहस्यमय औरत को बांधकर रखा गया था। वक्त की रफ्तार काफी तेजी से निकलती जा रही थी। अब रानी कनकप्रिया ने अपने चेहरे पर नकाब सही करते हुए उस राजपुरोहित से कहा, खुद राजा भान सिंह ने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा है कि किसी तरह आज की रात रानी कनकप्रिया बनकर मैं उनके साथ आज के महोत्सव और आज शाम की विशेष पूजा अर्चना में सारी प्रजा के सामने साथ में रहूं। ये बात सुनते ही राजपुरोहित के चेहरे पे एक अलग खुशी की लहर चमकने लगी। रानी कनकप्रिया की वो बात सुनकर उस राजपुरोहित ने अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, भगवान ने चाहा तो सब मंगल होगा।
अब रानी कनकप्रिया उस तहखाने से निकलने के लिए जैसे ही राजपुरोहित से आज्ञा ले रही थी कि उस राजपुरोहित ने कहा, महारानी बस ये बात याद रखना कि राजा भान सिंह वो शाही खीर खाने के बाद जितनी देर तक बेहोश रहेंगे उतना ही आज के इस विशेष पूजा अर्चना के लिए और साथ ही साथ इस भानगढ़ के लिए बहुत अच्छा होगा। अचानक से ऐसा लगा कि शायद कोई उस शाही मेहमान खाने का कक्ष बाहर से पीट रहा हो। आवाज सुनते ही रानी कनकप्रिया अपने चेहरे पर लगी नकाब को ठीक करती हुई जल्दी से जल्दी ऊपर जाने के लिए वो सीढ़ियां चढ़ने लगती है। उस तहखाने से ऊपर आने के बाद जल्दी से उस बक्से को उस तहखाने की बनी हुई सीढ़ियों को ढक देती है। बक्से से ढकने के बाद रानी कनकप्रिया अपने चेहरे पे नकाब लगाए हुए अपने कक्ष का दरवाजा अंदर से खोलती है। दरवाजे के सामने सेनापति संबल सिंह खड़ा था। सेनापति इंतजार कर रहा था उस नकाब वाली औरत के उस कक्ष से निकलने का। जैसे ही वो नकाब वाली औरत उस कक्ष से बाहर निकली वैसे ही सेनापति संबल सिंह ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इस कक्ष को बाहर से बंद करके ताला लगा दिया जाए। सेनापति संबल सिंह की ये बात सुनते ही अब उस नकाब वाली औरत की हालत खराब होने लगी। उसकी सारी तैयारियां ध्वस्त होती नजर आ रही थी। सेनापति संबल सिंह का आदेश सुनकर एक सैनिक आगे बढ़ा और उस शाही मेहमान खाने के दरवाजे को बाहर से बंद करने के बाद एक बड़ी सी चाबी से ताला बंद करने लगा। ताला बंद करने के बाद सैनिक ने वो चाबी संबल सिंह के हाथों में थमा दी। वो नकाब वाली औरत चुपचाप असहाय होकर ये सब कुछ देख रही थी। उसने अपने शरीर के अंदर राजपुरोहित की दी हुई दवा चूर्ण की पुड़िया को छिपा रखी थी, लेकिन अब उसके दिमाग में किसी तरह से उस ताले की चाबी को प्राप्त करने की योजना बनने लगी थी। उस ताले की चाबी को लेकर सेनापति संबल सिंह रानी कनकप्रिया के कक्ष की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे वो नकाब वाली औरत चल रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों सैनिकों के साथ रानी कनकप्रिया के कक्ष के आगे पहुंच चुके थे। सेनापति संबल सिंह उस नकाब वाली औरत को थोड़ी देर रानी कनकप्रिया के कक्ष के आगे रुकने को कहा। ये बोलने के बाद वो सेनापति रानी कनकप्रिया के कक्ष के अंदर चला गया और थोड़ी ही देर बाद सेनापति संबल सिंह रानी कनकप्रिया के कक्ष से बाहर आकर उस नकाब वाली रहस्यमयी औरत को रानी कनकप्रिया के कक्ष में आने को कहा। सेनापति संबल सिंह की बातें सुनते ही वो नकाब वाली रहस्यमयी औरत रानी कनकप्रिया के कक्ष के अंदर जाने लगी। सेनापति संबल सिंह उसे लेकर रानी कनकप्रिया के उस कमरे में ले गया जहां रानी कनकप्रिया की सारे शाही कपड़े और गहने रखे हुए थे। वहां पहुंचकर सेनापति संबल सिंह ने उस नकाब वाली रहस्यमयी औरत से कहा, आपको जो भी अच्छा लगे वो पहन सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपके चेहरे का ये नकाब हमेशा घूंघट के अंदर ही छिपा रहे। इतना कहने के बाद वो सेनापति संबल सिंह रानी कनकप्रिया के कक्ष से बाहर निकल आया। अब तो रानी कनकप्रिया को महसूस हो रहा था वो बुरी तरह से फंस चुकी है। शाही मेहमान खाने के ताले की चाबी सेनापति संबल सिंह के पास जा चुकी थी। बिना उस चाबी के आज अमावस्या की रात की सारी तैयारियां धरी की धरी रहने वाली थी। ये सोचकर ही अब उसकी धड़कनें और तेज होने लगी थी। एक बार फिर से घंटे की आवाज गूंजने लगी। पूरे भानगढ़ में 2 बार घंटे की आवाज टन टन गूंजने लगी। घंटे की आवाज सुनकर अब रानी कनकप्रिया के अंदर बेचैनी और भी बढ़ने लगी। कुछ ही घंटे बचे हुए थे आज की शाम की पूजा अर्चना में। यही कोई 3 से 4 घंटे ही बचे हुए थे। अचानक से राजा भान सिंह रानी कनकप्रिया के कक्ष के अंदर आने लगा। राजा भान सिंह के रानी कनकप्रिया के कक्ष के अंदर आता देख वो नकाब वाली औरत एक पर्दे की ओट में छिप गई। राजा भान सिंह ने रानी कनकप्रिया के गायब होते ही
उसके कक्ष से सारी दासियों को बाहर निकाल दिया था। राजा भान सिंह उस कक्ष में घुसने के बाद उसने चारों तरफ देखा। चारों तरफ देखने के बाद वो एक अंदर बने हुए कमरे के अंदर जाने लगा। रानी कनकप्रिया चुपचाप उस पर्दे की ओट के पीछे उस राजा भान सिंह की सारी हरकतों को ध्यान से देखने लगी। राजा भान सिंह ने उस कमरे के अंदर जाते ही वो कमरा अंदर से बंद कर लिया। रानी कनकप्रिया तुरंत ही उस पर्दे के पीछे से निकलकर उस बंद दरवाजे पे आ गई और अपने कान को उस दरवाजे से लगाकर सुनने लगी। उस बंद दरवाजे के अंदर से राजा भान सिंह के अलावा भी किसी और की भी आवाज आ रही थी और वो आवाज किसी औरत की थी। अब तो ये बात रानी कनकप्रिया के समझ के बाहर थी। अचानक से उस बंद कक्ष के दरवाजे की चिटकनी खुलने की आवाज आई। रानी कनकप्रिया तेजी से जाकर पुनः उसी पर्दे के पीछे छिप गई। कुछ ही देर में राजा भान सिंह उस कक्ष से बाहर की ओर निकलने लगे और उनके पीछे जो औरत खड़ी थी उसको देखकर अब रानी कनकप्रिया के होश उड़ रहे थे। उसके पैरों तले जमीन गायब हो चुकी थी। जो घटना रानी कनकप्रिया के सामने घट रही थी उसे देखकर अब उसे अपनी आंखों पे जरा सा भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। राजा भान सिंह के पीछे नकाब वाली रहस्यमय औरत खड़ी थी।